दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है मध्यकालीन किसानों के अद्भुत जीवन और उनकी अविश्वसनीय सहन शक्ति की कहानी। ये साधारण लोग जिन्होंने भीषण ठंड और कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहने के तरीके खोजे, घरों को गर्म रखने के लिए अस्थायी उपायों से लेकर सामूहिक सोने की रणनीतियों तक, उनकी कहानी संघर्ष, सूझबूझ और मानव जाति की मिसाल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके यहां कौन सा समय हो रहा है। दुनिया भर से लोगों के जुड़ने का हमें हमेशा उत्साह रहता है। अब लाइट्स धीमी करें, पंखा चला लें ताकि बैकग्राउंड में हल्की आवाज़ रहे, और चलिए आज की कहानी में डूबते हैं। आज रात हम कैसे न मरें। जब आप मध्यकालीन जीवन की कल्पना करते हैं तो शायद घुड़दौड़, भव्य दावतें और मेलों का ख्याल आता हो, लेकिन एक साधारण किसान के लिए सर्दियां मस्ती नहीं, बल्कि आज रात हम कैसे न मरें जैसी चिंता लेकर आती थी। यह सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हर साल आने वाली एक क्रूर परीक्षा थी जिसमें दूसरा मौका नहीं मिलता था। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं जो एक छोटी सी मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ी में रहते हैं, जिसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि बाहर से चिड़िया के छींकने की आवाज़ भी सुनाई दे। कोई मजबूत दीवार नहीं, खिड़कियां नहीं, सिवाय एक छोटे से झोपड़ी जिस पर जानवरों की खाल लगी होती थी। और बारिश के पानी से बचना तो भूल ही जाइए। अंदर का तापमान बाहर से सिर्फ थोड़ा ही बेहतर होता था। अगर बाहर जमा देने वाली ठंड होती तो अंदर बाहर से थोड़ी कम ठंड होती। आप उसी झोपड़ी में अकेले बैठे हैं, और रातें वे तो सबसे भयानक होती थी। अंधेरा हर चीज़ को निगल लेता। हवा एक गुस्सैल भूत की तरह चीखती। चूल्हे की आग बस इतना कर पाती कि जो उसके सबसे करीब बैठा हो उसके पैरों को हल्का सा गर्म कर दे। बाकी लोगों के लिए वे बाहर खुले आसमान के नीचे सोने जैसा ही था। आपके पास न घर है, न ही कोई ठंड से बचने के लिए कोई कपड़े, मानो आप वहाँ के मेहमान हैं जो बिन बुलाए चले गए हैं। तभी एक किसान आपको अपने घर पर बुलाता है। वो किसान आपके पहचान वाला नहीं है, बस यह एक ठंड से बचाने का प्रयास है जो लोगों को एक समूह में रहना। कपड़े और बिस्तर, कोई मदद नहीं। आप किसान के घर जाते हैं और देखते हैं कि किसानों के पास चमड़े वाले कोट या नरम कंबल नहीं होते थे, बस कुछ मोटे ऊनी कपड़े, एक बकरी की गंध वाली चादर और यह उम्मीद कि उन्हें लपेट कर खुद को गर्म रख पाएंगे। बिस्तर, वे सिर्फ भूसे या पुआल से भरे बोरे होते हैं। कभी कभी उनमें खटमल भी मिल जाते थे। आपका मन है कि वहाँ से चले जाए, लेकिन ये सर्द रात जो आपको जमाने के लिए आतुर है। ठंड सिर्फ तकलीफ नहीं, जानलेवा थी। हाथ पैर जमना, हाइपोथर्मिया और यहाँ तक कि ठंड से मर जाना आम खतरा था, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। हर सुबह जीवित उठना एक छोटा चमत्कार माना जाता था और इसे जश्न के लायक समझा जाता, शायद थोड़े कम जमे हुए शलजम के नाश्ते के साथ। तो जी हाँ, मध्यकालीन सर्दियों में जीवित रहना आराम के बारे में नहीं था, बल्कि दांत पीसकर, हर कपड़ा ओढ़कर, जानवरों के साथ सिमटकर सोने और यह प्रार्थना करने के बारे में था कि सुबह आपके चेहरे पर बर्फ न जमी हो। आप एक कंबल लेकर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, और एक कोने में सो जाते। आपको ठंड लगती है पर आप कुछ नहीं कर पाते। कुछ देर बाद आपको एक गर्मी महसूस होती है, शायद कोई जानवर था। कंबल के बाहर देखते हैं तो वह एक बकरा है जो आपसे लिपट कर बैठा है। शायद वो जानता हो कि आपको ठंड लग रही है, या फिर आप सोचते हैं कि उसे ठंड लग रही है। आप उसके गंध से बचना चाहते हैं, पर आपको गर्मी महसूस होती है तो आप एक साथ सो जाते हैं। घर, एक उत्साही हवा का रास्ता। अगर आपको अपना घर ठंडा लगता है क्योंकि खिड़की ठीक से बंद नहीं होती, तो मध्यकालीन किसान आपसे बहस करने आएंगे। उनके घर सिर्फ ठंडे नहीं होते थे, वे छत वाली हवा की सुरंगें थे। ज़्यादातर घर पहाड़ी गुफा के शैली में बने होते थे, यानी लकड़ियों को जाली की तरह बुनकर उन पर मिट्टी, पुआल और गोबर का लेप चढ़ाया जाता था। हाँ, गोबर, यह सस्ता और चिपकने वाला इंसुलेटर था, और इसे पाना भी आसान था। आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये दीवारें भीषण सर्दी के सामने टिक नहीं पाती थीं। ठंडी हवा हर दरार से अंदर घुस आती। छतें घास फूस की बनी होती जो बारिश बर्फ के बाद लीक करने लगती। कभी कभी एक गिलहरी आपके खाने में गिर जाती। खिड़कियां अगर होती भी थी
तो छोटी और जानवरों की खाल से ढकी हुई। कांच इतना महंगा था कि जमींदार भी शायद ही खरीद पाते। फर्श, बस जमी हुई मिट्टी। फर्श अक्सर सिर्फ पक्की मिट्टी होती थी। बारिश या बर्फबारी में कीचड़ अंदर तक आ जाता। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे आप जमी हुई दलदल पर चल रहे हों। नीचे से ठंड, ऊपर से ठंड, अंदर से ठंड। लेकिन किसान हार मानने वाले नहीं थे। वे दरारों में काई भर देते, पुराने कपड़े ठूंस देते और एक दूसरे से चिपक कर सोते। इंसानी इंसुलेशन। कभी कभी भेड़ की चर्बी दीवारों पर मल दी जाती। हाँ, सच में। चूल्हा, जीवनदायी आग। मध्यकालीन घरों में सर्दियों का असली हीरो चूल्हा था। एक धधकती, जिद्दी आग जो ठंड, अंधेरे और उदासी से लड़ती थी। यह कोई शानदार फायरप्लेस नहीं, बल्कि पत्थरों से घिरा एक साधारण गड्ढा होता था। चिमनी ज्यादातर घरों में नहीं होती थी। धुआं छत के छेदों या दीवारों की दरारों से निकलता या सीधे आपके फेफड़ों में। लेकिन इसका एक फायदा था, यह मच्छर और कीड़ों को भगा देता था। चूल्हा सिर्फ गर्मी नहीं देता था, यह रसोई, रोशनी और मनोरंजन का साधन भी था। लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनाते, गप्पे मारते या बस आग को देखते रहते। आग बुझने का डर। रात में आग बुझ जाना मौत को दावत देना था। माचिस नहीं होती थी। पत्थर और स्टील से चिंगारी पैदा करनी पड़ती और फिर उसे सूखी लकड़ी से पकड़ना पड़ता। इसलिए किसान फायर बैंकिंग करते। रात में अंगारों को राख से ढक देते ताकि सुबह उन्हें फिर से भड़काया जा सके। यह एक कला थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती। गलती हो जाए तो सुबह बर्फीली और भी चिड़चिड़ी हो जाती थी। सामूहिक गर्मी। जितने ज़्यादा हो उतना मज़ा। जब आग कमज़ोर पड़ती और हवा जमा देने वाली होती तो एक ही तरीका बचता था, एक दूसरे से चिपक कर सोना। निजता उस जमाने में कोई अवधारणा ही नहीं थी। पूरा परिवार एक कोने में इकट्ठा हो जाता, जितने हो सके उतने कपड़े ओढ़कर, और एक खर्राटे भरी इंसानी लाइन बन जाते। बच्चे माता पिता के बीच में सोते, बूढ़े लोग बाहरी लाइन में रहते। अगर कोई रिश्तेदार अचानक आ जाए तो उसे भी जगह मिल जाती। कभी कभी पालतू जानवर भी साथ सोते। एक भ्रमित सा बकरा या गाय भी हीट जनरेटर का काम करती। यह सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं था, यह पारिवारिक बंधन का हिस्सा बन गया। लंबी सर्द रातों में कहानियां सुनाई जाती, गाने गाए जाते और शायद कुछ अजीबोगरीब बातें भी जो ऊनी कंबल के नीचे दबी रह जाती। अंतिम विचार। अगली बार जब आपका भाई आपका कंबल खींच ले या कुत्ता बिस्तर पर जगह घेर ले तो याद रखें, कम से कम आपको एक खर्राटे लेते चाचा और एक बकरी के बीच सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती।